नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर गौतम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज लाइव क्लास आपके लिए ली जा रही है और हम मध्य प्रदेश शिक्षक माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 चयन परीक्षा उसका पाठ्यक्रम हम पीपीटी के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी के साथ प्रोवाइड करवाया जाएगा यहाँ पर। तो चलिएगा दोस्तों, जुड़ जाते हैं हमारे प्रश्नों की श्रृंखला में। और सबसे पहले हम यहाँ पर आपको संज्ञा प्रकरण जो है उसकी प्रश्नोत्तरी को करवाएंगे। तो जुड़ जाइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाया जा रहा है। तो पहला जो हमारे पास प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, देखिएगा कि भाषा शब्दे प्रत्यय अस्ति। भाषा शब्दे प्रत्यय अस्ति। भाषा शब्दे प्रत्यय अस्ति। तो भाषा जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। और हमारे पास चार ऑप्शन में दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है अच प्रत्यय है, दूसरा ऑप्शन है टाप प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन है अ तथा ब या तो अच है और टाप दोनों ही हैं, या न कोअपि यानी कि या तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो आइएगा देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो भाषा जो शब्द है, देखो भाषा शब्द जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और इसका जो निर्माण होता है वो इसमें भाष धातु होती है। धातु कौन सी है? भाष धातु है। और भाष धातु में आप अच प्रत्यय जोड़ने पर, भाष धातु में अच प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द बन जाता है आपके पास? भाष। ठीक है, च का हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप सूत्र से इसका लोप हो जाता है, अशेष बचता है। और ये जो अ है वो किस में जुड़ जाता है? श में जुड़ जाता है, तो भाष शब्द बन जाता है। मगर जो भाष शब्द है ये फिर स्त्रीलिंग शब्द नहीं बनता है। इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है? टाप प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ठीक है, टाप प्रत्यय जब जोड़ दिया जाता है तो टाप प्रत्यय में से क्या शेष बचता है? आशेष बचता है। जब टाप प्रत्यय का हम लोप कर देते हैं प की इत संज्ञा करके हलंत्यम से और तस्य लोप से इसका क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। और ट का भी क्या है? चूटू जो सूत्र है इत संज्ञा करने वाला, उससे ट का क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोप सूत्र से इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और लोप हो जाने के बाद में आशेष बचता है। और वो जो आ है वो इस भाषा में जब भाष शब्द में जुड़ता है तो यह शब्द क्या बन जाता है? भाषा बन जाता है। और भाषा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? अ तथा ब दोनों। ठीक है, लगा लिएगा, आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न आता है, देखिए स्क्रीन पर। सबसे पहले संस्कृत शब्दे प्रत्यय अस्ति। संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है जिससे संस्कृत शब्द का निर्माण होता है? ठीक है, तो क्या अक्तवतु प्रत्यय है, या अक्त प्रत्यय है, या ल्यूट प्रत्यय है, या अणउल प्रत्यय है? बताइए कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो देखिएगा ये है संस्कृत शब्द। मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। संस्कृत शब्द, ठीक है, इस संस्कृत शब्द जो है वो बना है हमारे सम उपसर्ग से, और इसमें क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री धातु है। और इसमें क्या है? अक्त प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है? अक्त प्रत्यय है। ठीक है, इससे ये बना हुआ है शब्द। मगर इसमें क्या होता है
कि ये सम उपसर्ग होने के बाद भी इसमें सुट का आगम होता है। किसका आगम होता है? सुट का आगम होता है। और इस सुट का आगम होने के बाद भी इसमें क्या होता है? ट की संज्ञा हो जाती है हलंतम सूत्र के माध्यम से, और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है। और जो सु है, उस सु में जो उ है, ये जो सु है, इस स में जो ये है, जो ये उ है, ये क्या है? स्वर है। और इस स्वर की जो इत संज्ञा होती है वो उपदेशे अज अनुनासिक इत, इस सूत्र के माध्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाती है और इसका भी लोप हो जाता है और बचता क्या है? स बच जाता है, हलंत वाला। ठीक है, तो हलंत वाला जब स बच जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है? फिर ये सम उपसर्ग हो जाता है और ये हलंत वाला स रह जाता है। और इसके बाद में जो क्री धातु है ये क्री धातु हो जाती है और अक्त प्रत्यय में से क्या बच जाता है? त शेष बच जाता है। क की क्या है? इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो इसका टोटल फिर क्या हो जाता है? संस्कृत शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आ गया होगा आपको लगभग ये सारी चीज प्रक्रिया समझने में। आगे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो अक्त प्रत्यय था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न, समीचीनम नास्ति संस्कृत शब्द व्युत्पत्ति विषय। समीचीन यानी कि सही नहीं है, इनमें से किसके प्रसंग में? संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति के विषय के प्रसंग में कौन सा इनमें से सही नहीं है, ये आपको इनमें से छांटना है। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और 4 ऑप्शन में से सबसे पहला जो ऑप्शन है वो उपसर्ग, सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है? उपसर्ग सम, ये समीचीन है, क्या सही है? तो हाँ, बिल्कुल। संस्कृत शब्द की जो उत्पत्ति होती है उसमें सम उपसर्ग बिल्कुल काम में लिया जाता है। प्रत्यय, अक्त प्रत्यय भी लिया जाता है। मूल जो धातु है, मूल धातु, हाँ एक बात और नोटिस करिएगा कि जो संस्कृत शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति होती है तो इसमें जो ये क्री धातु है ये मूल धातु नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस पर। मूल धातु इसकी होती है डुक्रिय, ये इसकी मूल धातु है। ठीक है, ये है, ये मूल धातु नहीं है। इसमें मूल धातु पूछ रहा है तो मूल धातु क्री है क्या? ये मूल धातु नहीं है, सामान्य धातु है। ठीक है, तो मूल धातु ये डुक्रिय धातु है। और आगम जो है, आगम इसमें बिल्कुल सुट का आगम होता है और सशेष बचता है, तो इसमें मूल धातु क्या है? क्री धातु नहीं है। इसीलिए ये क्या है आपके मतलब ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा है समीचीनम नास्ति, सही नहीं है। बाकी तो कौन सा सही नहीं है? मूल धातु क्री धातु सही नहीं है। तो आगे चलते हैं अगले ऑप्शन पर। व्याकरणम शब्दे उपसर्गः अस्ति। ठीक है, तो व्याकरणम जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, उपसर्ग इसमें बताना है आपके कि इसमें व्याकरण जो शब्द है इसमें कितने उपसर्ग है। पहला ऑप्शन आता है तो उसमें क्या है? वी और आ, ये उपसर्ग है क्या? उसके बाद में वी उपसर्ग है क्या, या आंग उपसर्ग है, या वी और आंग दोनों है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो व्याकरण शब्द के उपसर्ग बताना है आपको। तो बताइए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि व्याकरण शब्द में जो उपसर्ग है वो वी और आंग, ये दोनों उपसर्ग है। संस्कृत में आंग उपसर्ग होता है। ठीक है, तभी इसकी क्या होती है? उत्पत्ति, शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्याकरणम इत्यत्र कह प्रत्यय। अब प्रत्यय पूछ रहा है। देखो, पहले पूछा था उपसर्ग, क्या पूछा? उपसर्ग पूछा। और अब पूछ रहा है क्या? प्रत्यय कौन सा है। तो ये प्रत्यय के बारे में हमको जानकारी लेनी है। ठीक है, तो क्या पहला जो ऑप्शन है आपका वो है नम प्रत्यय है क्या? इससे व्याकरण का शब्द का निर्माण होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अनम है क्या? ये भी नहीं हो सकता, अनम कोई प्रत्यय है ही नहीं। ठीक है, तो ल्युट प्रत्यय हो सकता है कि हाँ जी बिल्कुल ल्युट प्रत्यय हो सकता है। और डुकिए, ये तो सिर्फ क्या है भैया? ये धातु है।
क्या है भैया, ये धातु है। और आपके आंसर क्या हो जाएगा, ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ल्युट प्रत्यय है। इस ल्युट प्रत्यय में ये ल है, ये ल्युट प्रत्यय है। और ल्युट प्रत्यय में जो ल है इसकी लशक व तद्धिते सूत्र से क्या हो जाती है, इत संज्ञा होके इसका लोप हो जाता है। और ट जो है इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होके और तस्य लोप सूत्र से इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। फिर आपको क्या बचता है, शेष यू बचता है। और यू शेष जो बचता है तो एक सूत्र है युवोर नाको सूत्र। इस युवोर नाको सूत्र के क्या होता है, इस यू के स्थान पर अन आदेश हो जाता है। ठीक है, क्या आदेश हो जाता है, अन आदेश हो जाता है। और ये अन आदेश होने के उपरांत व्याकरण शब्द निष्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ल्युट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर जबरदस्त प्रश्न आया है, कति वेदांगानी, वेदांगानी कति, वेद अंगानी, अंगानी यानी कि वेद के कितने अंग हैं ये आपको बताना है। तो वेद के कितने अंग हैं, ऑप्शन देखिएगा, क्या 6 अंग हैं, 8 हैं, 9 हैं या त्रयोदश है, कौन सा है बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो बताइए कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, 6 अंग है। कौन कौन से हैं, तो शिक्षा है, शिक्षा है, शिक्षा के बाद में व्याकरण है, शिक्षा है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है, कल्प है और क्या है, निरुक्त, निरुक्त। ठीक है, शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प और निरुक्त, ये क्या है, ये 6 अंग हैं किसके, वेदांग के, वेदांगों के। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अगली स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर किम मुखम मृतम। तो रिक्त स्थान की पूर्ति है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि यहाँ पर क्या आता है ऐसा, किम मुखम और रिक्त स्थान की पूर्ति मृतम, ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है शिक्षा, कल्प, व्याकरणम या छंद। ठीक है, तो मुखम, व्याकरणम, स्मृतम, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको अगले प्रश्न में बताया था हमें। तो शिक्षा जो है वो व्याकरण जो है वो क्या है, मुख है, किसका, वेद का। ठीक है, तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, तो ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स, राइट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आता है आपके पास त्रिमुनि के, त्रिमुनि के। तो त्रिमुनि कौन कौन से होते हैं, त्रिमुनि के बारे में आप सभी को लगभग जो संस्कृत से तैयारी करते हैं या संस्कृत से अध्यापक बनना चाहते हैं तो वो इनको नहीं जानते हैं, तो वो संस्कृत पढ़ना नहीं जानते। ये कहने का मतलब ये है, संस्कृत के जहाँ आपने अगर संस्कृत सब्जेक्ट लिया है तो आपको भगवान पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर्वे, कात्यायन भी है, पतंजलि भी है और पाणिनि भी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह सूत्रकार। अब यहाँ पर प्रश्न आता है आपके सामने, सूत्रकार कौन है ये आपको बताना है। तो सूत्रकार की यहाँ पर बात करते हैं तो देखो, जो पतंजलि है इनको भाष्यकार कहते हैं। ये क्या है, भाष्यकार, क्योंकि इन्होंने क्या लिखी, भाष्य लिखा। ठीक है, पाणिनि जो है ये सूत्रकार हैं क्योंकि इन्होंने सूत्र लिखे। ठीक है, और कात्यायन जो हैं ये वार्तिककार है। ठीक है, ये क्या है, वार्तिककार है क्योंकि इन्होंने क्या लिखे, वार्तिक लिखे। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहा है कि सूत्रकार कौन है, तो सूत्रकार कौन है, पाणिनि है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह वार्तिककार। अब देखो प्रश्न में अभी मैं बताया अगले प्रश्न में कह वार्तिककार। तो वार्तिककार कौन है, तो वार्तिककार साफ सीधी सी बात है, इसमें से पाणिनि है, कात्यायन है, वररुचि है और ब तथा स दोनों है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से आंसर कौन सा होगा, बताइए जल्दी से आंसर बताइए, इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ब और द, ब और स दोनों होगा, क्योंकि कात्यायन जो है
ये भी कौन है, इन्होंने ही वार्तिक लिखा है। और इन कात्यायन का ही दूसरा जो नाम है वो क्या है, वररुचि है। कौन सा नाम, दूसरा नाम, अपर नाम जिसे हम कहते हैं, उपनाम जो हम कहते हैं, वो उपनाम इनका मूल नाम जो है वो वररुचि है। और कात्यायन का गोत्र था, इसलिए इनका नाम पड़ चुका था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके पास, कह उक्तवान लक्ष्य लक्षणे व्याकरण। तो उक्तवान कौन बोल रहा है, किसने कहा लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, इसके बारे में किसने कहा। तो ये किसने कहा, तो ये कहा किसने, पाणिनि ने कहा क्या, कात्यायन ने कहा क्या, वररुचि ने कहा क्या, पतंजलि ने कहा क्या, किसने कहा। इसको कहने वाले कौन है, इसको कहने वाले पतंजलि हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिएगा। तो कह भाष्यकार, अब भाष्यकार की पूछ रहे, पहले पूछा इन्होंने वार्तिककार, अब पूछ रहा है भाष्यकार कौन है। तो भाष्यकार देखो बहुत आसान से प्रश्न है, ये हमारे त्रिमुनि हैं, उन्हीं के ऊपर ये प्रश्न बनाए गए हैं। मैंने खासकर पीपीटी के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ, ताकि आपको पूरा जो संज्ञा प्रकरण जो है वो एक प्रकार से पूरा हम क्लियर कर सकें। ठीक है, और ये छोटे छोटे प्रश्न बहुत सी बार गलत हो जाते हैं, और एग्जाम में आपको बहुत सा दुख होता है लोगों को कि ये छोटे से प्रश्न कभी कभार गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो भाष्यकार कौन है, भाष्यकार मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, भाष्यकार आपके कौन है, पतंजलि हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, पाणिनि है अपर नाम किम। अब देखो, जैसे कि मैंने अभी कात्यायन का वररुचि बताया था, मूल नाम उनका वररुचि था, तो इसी प्रकार से ये पाणिनि का उपनाम या अपर नाम पूछ रहे हैं। तो अपर नाम कौन कौन से हैं, तो पाणिनि का क्या आहिक नाम है, दाक्षी पुत्र है, शालंकी है, या सर्वे है। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर्वे। ठीक है, इनका नाम आहिक भी कहा जाता है। दाक्षी पुत्र, इनकी माता का नाम दाक्षी था, इसीलिए इनको दाक्षी पुत्र कहते हैं। और शालंकी, क्योंकि ये कहाँ के, शालातुर, पाकिस्तान में शालातुर ग्राम था, वहाँ के निवासी थे, इसीलिए इनको शालंकी भी कहा जाता है। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है स्क्रीन पर, और आप धैर्य बना कर रखिएगा। ये आज हमारी व्याकरण की संज्ञा प्रकरण की फर्स्ट क्लास है, तो इसमें थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मैं जल्दबाजी में इसको बना पा रहा हूँ, आपको दे पा रहा हूँ। तो आगे चलते हैं इसके प्रश्न की ओर। कात्यायनस्य अपर नाम किम, कात्यायन का अपर नाम, अभी पहले पाणिनि का पूछा था, अब कात्यायन का अपर नाम पूछ रहे हैं। तो कात्यायन का अपर नाम कौन से, क्या पुनर्वसु है, मेधाजीत है, वररुचि है, या सर्वे है। तो देखो इसमें भी क्या है, आंसर सर्वे राइट हो जाएगा, द आंसर आपका राइट हो जाएगा। पुनर्वसु भी इन्हें कहा जाता है, मेधाजीत भी इनका नाम है, और वररुचि भी इनका मूल नाम है। इसीलिए आगे अगले प्रश्न पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, कति वार्तिकानि, वार्तिक कितने हैं, वार्तिक कितने हैं, वार्तिक के बारे में बताइए, वार्तिक कितने हैं। ठीक है, तो वार्तिककार ने वार्तिक बताए, वार्तिक लिखे। ठीक है, तो वार्तिक बताए, तो वार्तिक कितने, क्या 536 है, या 736 है, या 936 है, या 836 है, बताइए। तो इसका जो हमारा जो पहला आंसर होगा वही राइट हो जाएगा। 836 क्या है, वार्तिक बताए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पतंजलि अपर नाम किम, पतंजलि का अपर नाम पूछ रहे हैं, पहले कात्यायन का पूछ चुके हैं और पाणिनि का पूछ चुके हैं, पतंजलि का पूछ रहे हैं। तो क्या इनको गौणिका पुत्र कहते हैं, जी बिल्कुल सही बात है, ये गौणिका इनकी माता का नाम था, गौणिका इनके में तो गौणिका पुत्र कहलाए। गोनर्दीय, तो गोनर्दीय क्यों कहा जाता है कि ये गोनर्दीय, गोनर्द प्रदेश के निवासी थे, इसीलिए इन्हें गोनर्दीय भी कहा जाता है। चूर्णिकाकार, चूर्णिकाकार क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भाष्य लिखा वो चूर्णक शैली में लिखा, इनकी एक अलग शैली है। जैसे पाणिनि की सूत्र शैली थी, कात्यायन की वार्तिक शैली थी, तो इसी प्रकार से जो पतंजलि आए उन्होंने भाष्य जो लिखा वो भाष्य को चूर्णिका यानी चूर्णक शैली भी कहते हैं, इसीलिए इनको चूर्णिकाकार कहा जाता है। तो ये आंसर आपके क्या हो जाएगा, द आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, ये थोड़ा प्रश्न मिस्टेक हो चुका है, आगे चलते हैं। पंचपाटी इत्यस्य रचयिता, अब पंचपाठ जो है, उणादि पाठ, गणादि पाठ इत्यादि जो
बताए हैं वो किसने बताए हैं, तो इनके बारे में आप यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या वो पाणिनि है पंचपाठ करने वाले देने वाले, पतंजलि हैं, कात्यायन है, या इनमें से कोई नहीं। तो पंचपाठ की जो पंचपाठों का जो रचयिता है वो पाणिनि है। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है स्वर्गारोहणम इत्यस्य रचनाकारः कः। स्वर्गारोहणम एक महाकाव्य है जो कि इसके जो रचनाकार है वो पूछा जा रहा है कि ये स्वर्गारोहण जो काव्य है, महाकाव्य है, ये किसने लिखा। ठीक है, क्या पतंजलि की रचना है, या वररुचि की रचना है, या पाणिनि की रचना है। ठीक है, तो इन्होंने व्याकरण शास्त्र के साथ साथ इन्होंने अपने मतलब काव्य की तरफ से भी इन्होंने रचना लिखी है। तो पतंजलि ने बिल्कुल, पतंजलि इसके रचनाकार नहीं है स्वर्गारोहण महाकाव्य के। पाणिनि भी इसके रचनाकार नहीं है। इसके रचनाकार कौन है? वररुचि है। वररुचि ने स्वर्गारोहण महाकाव्य लिखा था। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कति आहनकानि महाभाष्य। तो महाभाष्य में आहनकानि कितने हैं? आहनकानि कितने हैं महाभाष्य में? क्या 84 हैं, क्या 85 हैं, या 84 85 हैं, या कोई नहीं है? तो इसमें अधिकतर आंसर आपका यही राइट माना जाता है। प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी 84 और 85 माना जाता है। 84 नहीं माना जाता और नहीं 85 माना जाता है। आंसर हमेशा आएगा 84 और 85। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्राचीनतम व्याकरण क। प्राचीनतम व्याकरण कः। अब ये पूछ रहा है प्राचीनतम व्याकरण क। अब इनमें से प्राचीनतम व्याकरण कौन? तो प्राचीनतम सबसे पुराने व्याकरणकार कौन है? क्या पाणिनि है, क्या भट्टोजी दीक्षित हैं, क्या सरस्वती है, क्या इंद्र है? ठीक है, कौन है? तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे प्राचीन जो व्याकरणकार हैं वो कौन है? पाणिनि है। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हो गया आपका आंसर। अगला आंसर है आपका सत्यम कथनम वर्तते। इनमें से आपको सही आंसर बताना है। कौन सा आंसर सही होगा? माहेश्वर सूत्राणि पाणिनिना प्रदत्तानि। माहेश्वर जो सूत्र है वो क्या पाणिनि के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं? व्याकरणस्य त्रिमुनि पाणिनि कात्यायन पतंजलि। व्याकरण के 3 मुनि जो हैं उनमें पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? वार्तिकानि 936 सन्ति। क्या ये प्रश्न जो वाक्य है, क्या ये वाक्य सही है? वार्तिकानि 936 सही है क्या? इंद्र माहेश्वरी परंपराया आद्य व्याकरण वर्तते। इंद्र जो है वो माहेश्वरी जो परंपरा है उसके आद्य व्याकरण वर्तते। क्या आद्य व्याकरण है क्या? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर जो ये पूछ रहे हैं सत्यम कथनम वर्तते, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? तो व्याकरणस्य त्रिमुनि जो है यही वाला सत्य कथन है। ये जो इंद्र जो है आद्य जो व्याकरणकार है, ये आद्य व्याकरण माहेश्वरी परंपरा के बिल्कुल नहीं है। ये बृहस्पति परंपरा के थे। कौन सी परंपरा थे? बृहस्पति परंपरा। ठीक है, इंद्र जो थे वो बृहस्पति, क्योंकि माहेश्वरी जो परंपरा थी उसके जो पहले जो माहेश्वरी परंपरा जो थी, इस माहेश्वरी परंपरा के जो आद्य जो प्रवक्ता है वो पाणिनि है। सॉरी, इसमें भगवान शंकर है। कौन थे? भगवान शंकर। ठीक है, इसके प्रवक्ता। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसर है व्याकरणस्य आद्या परंपरा वर्तते। व्याकरणस्य आद्या परंपरा वर्तते। व्याकरण की आद्या परंपरा कौन सी है ये देखा जाएगा। यानी आद्या का मतलब होता है, यहाँ पर देखेंगे आप आद्या, क्या लिखा हुआ है? आद्या। ठीक है, तो आद्या का मतलब आदि। ठीक है, और आद्या का मतलब आदि हो गई, और पीछे क्या हो गया? आ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यण संधि का विधान है। कौन सी संधि का विधान है? यण संधि का। अगर यहाँ पर अगर ई है और बाद में कोई अगर स्वर है तो ई की जगह पर यण आदेश हो जाता है, यानी कि इक की जगह यण आदेश होगा, तो आदि की जगह क्या हो जाएगा? ई की जगह यहाँ पर यह हो जाएगा य, और बाद में क्या हो जाएगा? दा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर, सॉरी आ नहीं है, दा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आद्या बन जाएगा। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बृहस्पति परंपरा। अगला प्रश्न आपके पास आता है तदुक्तिर नास्ति।
तदुक्ति नास्ति, तद उक्ति और नहीं है ये पूछ रहा है। तदुक्ति किसकी नहीं है, ठीक है। तो तदुक्ति में कौन नहीं तदुक्ति में सबसे पहले त्रिमुनि आते हैं, तो त्रिमुनि के द्वारा कही गई उक्ति तदुक्ति कहलाती है। त्रिमुनियों के द्वारा कही गई उक्ति जो है या उनके द्वारा रची गई जो रचना है वो तदुक्ति कहलाती है। तो तदुक्ति में कौन नहीं है, कौन शामिल नहीं है, ये प्रश्न ये पूछ रहा है। तो इस प्रश्न में क्या सिद्धांत कौमुदी नहीं है, क्या अष्टाध्यायी नहीं है, क्या वार्तिक नहीं है, क्या महाभाष्य नहीं है, ये पूछ रहा है। देखो अष्टाध्यायी, वार्तिक और ये महाभाष्य, इन्हीं को ही तदुक्ति कहा जाता है। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, तदुक्ति कहा जाता है, ठीक है। सिद्धांत कौमुदी जो है ये सिद्धांत कौमुदी ये भट्टोजी दीक्षित की है और ये क्या है, प्रकरण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है। ये व्याकरण का प्रथम प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है, सिद्धांत कौमुदी। ये उसमें नहीं आता है। ये तदुक्ति जो है जिसमें अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य जो पाणिनि के द्वारा और कात्यायन के द्वारा और पतंजलि के द्वारा कही गई जो उक्ति है, जो बनाई गई जो रचना है वो तदुक्ति कहलाती है। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है व्याकरणस्य आद्य संस्कर्ता मन्यते। व्याकरणस्य आद्य संस्कर्ता मन्यते, तो कौन क्या माना जाएगा इसमें? ऑप्शन में आपको देखिएगा, पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या पाणिनि है, दूसरे ऑप्शन में पतंजलि है, तीसरे में इंद्र हैं और चौथे में भारद्वाज हैं। तो पहले आद्य जो संस्कर्ता है वो कौन मानते हैं? तो व्याकरण के जो आद्य संस्कर्ता है जिन्होंने प्रकृति प्रत्यय विभाग की रचना की वो इंद्र कहलाए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेदांग समूहे असत्यम, वेदांग के समूह में असत्य आपको यहाँ पर छांटना है। तो कैसे छांटेंगे? वेदांग के समूह में असत्य आपको छांटना है। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, मुखम व्याकरणम, छंद बादव, शिक्षा नासिका और निरुक्त जो है वो चक्षु है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या छांटना है, असत्य कथन छांटना है। तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही आंसर है। छंद पादव, छंद जो है वो वेद रूपी पुरुष के क्या है, पैर कहलाए, ठीक है। और शिक्षा जो है ये क्या है, शिक्षा नासिका, यानी कि शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, वेद रूपी पुरुष की जो शिक्षा है वो क्या कहलाई, नासिका कहलाई। तो ये क्या है, नासिका जो है ये भी बिल्कुल सही है। और निरुक्त जो है ये निरुक्त चक्षु नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो चुका है। चक्षु निरुक्त नहीं है। चक्षु जो निरुक्त जो है, निरुक्त किसका, श्रोत्र का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, श्रोत्र का, यानी कि निरुक्त जो है वो कान का काम करते हैं, ठीक है। कान की संज्ञा दी गई है निरुक्तों को, ठीक है। चक्षु जो है वो ज्योतिष की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, ज्योतिष की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये गलत आंसर हो जाएगा और ये असत्य की पूछ रहा है, इसलिए यही राइट आंसर है, बाकी ये सब सही है, समीचीन है। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है शिक्षा ग्रंथानाम प्रतिपाद्यम अस्ति, ठीक है। शिक्षा ग्रंथानाम प्रतिपाद्यम अस्ति, शिक्षा ग्रंथ का क्या प्रतिपाद्य है, ठीक है। मतलब जो शिक्षा जो है इन्हीं में से 6 वेदांग जो हैं, शिक्षा व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष कल्प, इन्हीं में से वो पूछ रहा है कि शिक्षा ग्रंथानाम प्रतिपाद्यम अस्ति। प्रतिपाद्य मतलब इसका विषय क्या है, ठीक है। तो क्या है, ब्रह्म कहलाया, जगत कहलाया, स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकार है या आजीविका उपाय, ठीक है। तो ब्रह्म भी नहीं है शिक्षा का मतलब, जगत भी नहीं है और आजीविको उपाय ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकार है, ठीक है। यही इसका क्या है, शिक्षा का ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा स्क्रीन पर, लघु सिद्धांत कौमुद्या प्रयोजनम अस्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन क्या है? व्याकरण में बहुत सारे प्रयोजन बताए गए हैं। व्याकरण में 13 तो गौण प्रयोजन बताए गए हैं और 5 क्या बताए गए हैं, मुख्य प्रयोजन बताए गए हैं, ठीक है। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन, ये अष्टाध्यायी का नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन पूछ रहे हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन में यहाँ पहला जो ऑप्शन है वो दे रखा है, पाणिनीय व्याकरण प्रवेश। दूसरे ऑप्शन में व्याकरण से दीर्घकरणम और सूत्राणाम व्याकरणकरणम और सर्वाणी, ठीक है।
व्याख्याकरणम और सर्वाणी। तो क्या ये सारे इसके प्रयोजन हैं क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी का जो प्रयोजन है, वो लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन जो है वो प्रयोजन है पाणिनीय व्याकरण की शिक्षा में प्रवेश करना। पाणिनीय जो व्याकरण की जो शिक्षा है, पाणिनीय जो व्याकरण है, उसमें प्रवेश करने का ही प्रयोजन क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी का है। ठीक है, वरदराचार्य इसके लेखक हैं। आगे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, आंसर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आता है यहाँ पर, आचार्य वरदराजस्य पितुः नाम किम आसीत्? आचार्य वरदराज जो हैं उनके पिताजी का नाम क्या था? तो इसमें प्रश्न में पहला जो ऑप्शन है वो क्या वररुचि था, क्या दुर्गातनय था, क्या लक्ष्मीधर था, क्या शेष कृष्ण था क्या? तो देखो, वररुचि तो किसका नाम है? वररुचि है कात्यायन का नाम। ठीक है, और दुर्गातनय जो है, ये इनके पिताजी का नाम है। दुर्गातनय जो है ये इनके पिताजी का नाम है, यही इसका राइट आंसर है। लक्ष्मीधर हैं, ये लक्ष्मीधर जो हैं, ये लक्ष्मीधर किनका नाम है? ये भट्टोजी दीक्षित जो है उनके पिताजी का नाम है। भट्टोजी दीक्षित के पिताजी का नाम है। और शेष कृष्ण जो हैं ये भट्टोजी दीक्षित के क्या थे? ये उनके गुरु थे। भट्टोजी दीक्षित के कौन थे? शेष कृष्ण जो हैं ये भट्टोजी दीक्षित के गुरु थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इनका आंसर है दुर्गातनय। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, व्याकरण शास्त्रस्य आदि आचार्य वर्तते। व्याकरण शास्त्र के आदि आचार्य पूछ रहा है, व्याकरण शास्त्र से आदि आचार्य वर्तते। ठीक है, तो कौन है भाई आदि आचार्य? क्या ब्रह्मा है क्या पाणिनि है क्या वररुचि है क्या पतंजलि है क्या? ठीक है, तो आदि आचार्य पूछ रहे हैं, यानी कि आदि आचार्य में यहाँ पर आ जाएगा आपके आंसर पाणिनि। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, शेषा अवतार रूपेण कह आचार्य प्रसिद्धो वर्तते। शेषा अवतार के रूप में कौन से आचार्य प्रसिद्ध हुए हैं? इसका आपको आंसर देना है। तो पहला जो आपके स्क्रीन पर जो आंसर है वो है, पहला जो ऑप्शन है उसमें आता है पाणिनि है क्या कात्यायन है क्या पतंजलि है क्या भट्टोजी दीक्षित है क्या? ठीक है, बताइए जल्दी से। तो शेषावतार के रूप में जो पहले जो शेषावतार के रूप में जो आचार्य हैं वो कौन कहलाए? पतंजलि कहलाए। ठीक है, क्योंकि इनकी माता का नाम गोणिका था। जब गोणिका जो इनकी माता थी वो तपस्या कर रही थी, सूर्य भगवान की जब तपस्या कर रही थी, तो उनकी तपस्या में जब वो कर रही थी तो वो अंजलि लिए हुए थी, हाथों को इस प्रकार से रखे हुए थी। तो उसमें जब तपस्या के दौरान ये उसमें अंजलि में आ चुके थे, तो पतत यानी पतत का मतलब होता है गिरना, और अंजलि में जब ये आए तो ये शेषावतार के रूप में हुए, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया? पतंजलि हो गया। और पतंजलि जो है ये व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये पतंजलि जो है, इस पतंजलि में कौन सी संधि है? इस पतंजलि में पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है। क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है पतत, ये पतत शब्द बनता है और इसका जो विग्रह होता है वो होता है अंजलि। क्या हो जाता है? अंजलि। इस प्रकार से इसका विग्रह होता है। तो पतत जो है, इस पतत में अत जो हो पतत में क्या हो जाता है? ये अत रहता है। ठीक है, और बाद में क्या होता है? अंजलि का अ है। तो जो अत है ये पूर्व वाला जो रूप है, पूर्व वाले रूप में हो जाता है, तो ये उसी प्रकार से बन जाता है और यहाँ पर ये पतंजलि रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। सूत्रानुसारी भी पदे सूत्रार्थ कुत्र वर्ण्यते। ठीक है, सूत्रानुसारी भी पदे सूत्रार्थ कुत्र वर्ण्यते। ठीक है, तो ये जो उक्ति है इसके अनुसार सूत्रार्थ का जो कुत्र वर्ण्यते, इसमें क्या वर्णन किया गया है? क्या इसमें भाष्य बताया गया है? क्या वार्तिक के बारे में कहा गया है, या सूत्र के बारे में कहा गया है, या टीकायाम के बारे में कहा गया है? तो जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। तो आंसर इसका है भाष्य के बारे में बताया गया है। सूत्रार्थे वर्ण्यते यत्र पदे सूत्रानुसारी भी। ठीक है,
ये इसका वो है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और अगला जो प्रश्न है वो है पाणिनि ही कुत्र शिक्षाम लब्धवान। पाणिनि ने जो शिक्षा है वो कहाँ से ग्रहण की। ठीक है, पाणिनि ने जो शिक्षा है वो कौन से विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो क्या उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की, क्या तक्षशिला से विश्वविद्यालय से ग्रहण की, क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय से ग्रहण की, या विहार विश्वविद्यालय से की। तो विहार विश्वविद्यालय तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इससे भी नहीं हो सकता है। उस समय के प्राचीन समय में यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से क्या की, शिक्षा ग्रहण की, और नालंदा विश्वविद्यालय में क्या हुए, प्राध्यापक। नालंदा विश्वविद्यालय में यह क्या रहे, प्रोफेसर के रूप में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य संपन्न करवाया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। तो व्याकरण से सर्वाधिक प्रामाणिक मुनि वर्तते। व्याकरण के सर्वाधिक प्रमाणी मुनि कौन से हैं वो आपको यहाँ पर बताना है कि सर्वाधिक। तो इसमें एक प्रश्न एक वो सबसे प्रामाणिक मुनि कौन है उसके बारे में आप बताइए। क्या वरदराज है, क्या पाणिनि है, क्या कात्यायन है, या पतंजलि है। ठीक है, सर्वाधिक। तो देखो पहले कौन हुए, पाणिनि, उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन हुए, कात्यायन, और तीसरे नंबर पर कौन आए, पतंजलि। तो यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम, जो बाद वाले जो हैं, उत्तरोत्तर जो हैं बाद वाले, उन्हीं का मत क्या है, प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, तो पहले कौन हुए, पाणिनि ने जो कमियां रखी वो उनको पूरा किया कि इन्होंने, कात्यायन ने वार्तिक लिखकर। ठीक है, और कात्यायन ने जो कमियां रखी उनको पूरा किया पतंजलि ने महाभाष्य लिखकर। ठीक है, तो इसका जो आपका जो आंसर है वो है सर्वाधिक प्रामाणिक मुनि के रूप में, तो वो पतंजलि को ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का मत है, ये सर्वाधिक मत इन्हीं का माना जाता है, सबसे बाद वाले मुनि यही हैं। भारद्वाज व्याकरणस्य ज्ञानम कस्माद गृहीतवान। भारद्वाज ने व्याकरण का ज्ञान किससे लिया। ठीक है, तो सबसे पहले बृहस्पति परंपरा में चलते हैं। ब्रह्मा से बृहस्पति से इंद्र से भारद्वाज, और भारद्वाज से ऋषिभ्य, और ऋषिभ्य से ब्राह्मणों से शिष्यों को, और शिष्यों से सभी सारे संसार में ये जो गुरु शिष्य जो परंपरा थी उससे ये ज्ञान दिया गया, और आज तक ये ज्ञान विद्यमान है। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि भारद्वाज व्याकरणस्य ज्ञानम कस्माद गृहीतवान, तो किससे ग्रहण किया व्याकरण का। ठीक है, तो क्या ऋषियों से लिया, क्या इंद्र से ग्रहण किया, क्या ब्राह्मणों से ग्रहण किया, या बृहस्पति से किया। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मा हुए, फिर ब्रह्मा से बृहस्पति को दिया, फिर बृहस्पति से किसको मिला, इंद्र को मिला, और इंद्र से किसको मिला, भारद्वाज को मिला। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा क्या, राइट, इंद्र से ग्रहण किया भारद्वाज ऋषि ने व्याकरण का ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। व्याकरणस्य प्रथमो मुनि कः। व्याकरण के प्रथम मुनि कौन है। तो प्रथम मुनि की बात करें तो ये बहुत सिंपल सा जो प्रश्न था उसका आंसर है पाणिनि ही है। व्याकरण के प्रथम मुनि के रूप में पाणिनि कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, गोर्नद इति नामनी स्थाने कस्य जन्म अभवत। ये गोर्नद जो है इस नाम के स्थान पर किसका जन्म हुआ, ये इसमें पूछा गया है प्रश्न में। तो आंसर है आपका क्या, ऑप्शन है पतंजलि का, पाणिनि का, वररुचि का, या वरदराज का। ठीक है, तो गोर्नद जो प्रदेश है उसमें गोर्नद प्रदेश में किसका जन्म हुआ ये पूछ रहे हैं। तो गोर्नद प्रदेश में क्या है, पतंजलि का। ठीक है, ये पतंजलि जो है ये गोर्नद प्रदेश के निवासी थे, इनका इसमें जन्म हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, त्रिमुनि एतेषु विरोधे सति प्रामाण्यम भवति। त्रिमुनि एतेषु विरोधे सति प्रामाण्यम भवति। ठीक है, त्रिमुनियों के विरोध में सत्य में जो प्रामाण्य जो मत है वो किसका है। अभी मैं कह रहा था आपसे कि वो पहला जो आपका ऑप्शन है वो उत्तरोत्तरम है, अधोधरम है, पूर्वोपरम है, या पाणिनीयम है।
ठीक है, किसका मत माना गया है? तो ये उत्तरोत्तरम जो है यही सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। अब देखें, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये देखा जाएगा कि व्याकरण के हिसाब से टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी के हिसाब से जो उत्तरोत्तरम जो है, इस उत्तरोत्तरम में उत्तरोत्तरम में उत्तर उत्तरम, ठीक है। तो ये इसका संधि विच्छेद करने पर इस तरीका से हो जाएगा उत्तर प्लस उत्तरम, ठीक है। तो उत्तर का क्या हुआ अ, और इधर क्या हुआ, सॉरी, उत्तर उत्तर प्लस उत्तर, ठीक है। तो उत्तर का अ और उ मिलकर क्या हो जाता है, अ और उ मिलकर उत्तर प्लस उत्तर, ठीक है। तो इधर इसका क्या हुआ अ प्लस में, और इसका क्या हुआ उ, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ बन जाएंगे, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, और उ मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो ये गुण संधि का विधान है। इसमें कौन सी संधि का विधान है, गुण संधि का विधान है। उत्तरोत्तरम इस प्रकार से ये शब्द निष्पन्न होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जी। आज की कक्षा में हमारे पास यही प्रश्न थे। अगले जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी संज्ञा प्रकरण से संबंधित रहेगा। आप निश्चित रूप से लाइव क्लास जो है 8 बजे जो आती है, इसको देखिएगा, देखना ना भूलें और जुड़ जाइएगा अगली क्लास में। तो मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमस्कार।